प्यारे साथियों, 14 अक्टूबर को शैलेश मटियानी जी के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए देखती हूँ सपने पर आज सुनिए इस विलक्षण कथाकार की कहानी मिसेस ग्रीनवुड। अल्मोड़ा के उत्तर की ओर सिंतोला वन पड़ता है। बांज, देवदार, चीड़ और काफल के घने गाछों से घिरे सिंतोला वन में मिसेस ग्रीनवुड अपनी छोटी सी ग्रीनवुड कॉटेज में रहती हैं। मिसेस ग्रीनवुड की आत्मा अतीत की बेधक स्मृतियों के घने गाछों से घिरी रहती है। अमर बेल की सुनहरी चादर से ढके काफल के गाछ के सामने बैठती है मिसेस ग्रीनवुड तो लगता है कहाँ से कोहरा सा उदित होने और इसमें वुड साहब की आत्मा का प्रतिबिंब आकार ग्रहण करने लगा है। काफल के गाछ को कभी कभी कटफोड़ुआ कुटकुटाने लगता है। कुट 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 कुट। मिसेस ग्रीनवुड एक धमाके के साथ किवाड़ खोलते तड़पते हुए आंगन में आ जाती हैं, जैसे घनी सीवार की परत चीर कर कोई घायल मछली ऊपरी सतह पर आ गई हो। एक कमरा बैठक का, एक सोने का, एक रसोई घर और एक छोटा सा स्टोर रूम। ग्रीनवुड कॉटेज का खाका खुद ग्रीनवुड साहब ने ही तैयार किया था। बोले थे, डियर, एक छोटा सा तुम, एक छोटा सा हम। बहुत बड़ा बंगला हमको सूट नहीं करने सकता। डाइनिंग रूम का अंदर 2 कुर्सी लगाएगा, दोनों जना बैठेगा, कॉफ़ी पिएगा, बातचीत करेगा, खाना खाएगा। स्लीपिंग रूम का अंदर 2 चारपाई लगाएगा, सो जाएगा। इस छोटा सा बंगले के अंदर सिर्फ 2 जना रहेगा, सिर्फ 2 जना। माय गॉड। बाहर इजी चेयर पर निढाल लेटती मिसेस ग्रीनवुड कभी बहुत व्यथित हो उठती हैं। ओह, हमारा साहब कितना सच्चा बात बोलता था। इस बंगला का अंदर 2 जना रहेगा, सिर्फ 2 जना। ग्रीनवुड साहब ने खीरी लखीमपुर के डीसी के पद से रिटायर होने के बाद अल्मोड़ा में बसने की योजना बनाई थी। बहुत पहले कभी अल्मोड़ा के समीपवर्ती बिनसर जंगल में शिकार खेलने आए थे। अल्मोड़ा के डीएम सर रॉबर्ट के आमंत्रण पर। तभी सिंतोला उनको बहुत भा गया। एकाकी थे तब। रॉबर्ट साहब से उन्होंने कहा था अपने एकाकी जीवन के अवकाश के दिन वो किसी ऐसी ही शांत भूमि में बिताना चाहते हैं। रॉबर्ट साहब ने आश्वासन दे दिया, जब भी वो यहाँ बसना चाहेंगे व्यवस्था हो जाएगी। अल्मोड़ा आने पर ग्रीनवुड साहब को सिर्फ बंगले के लिए उपयुक्त भूमि ही नहीं बल्कि अपने पद मुक्त एकाकी बीहड़ जीवन की बोझल असंगतियों को एक मधुर संतुलन देने वाली मिस एंडरसन भी मिल गई। मिस एंडरसन रॉबर्ट साहब के यहाँ मेहमान के रूप में रहती थीं। तब पहले सेंट जेवियर्स में थीं। उम्र और देह के तकाजे को वश में नहीं रख सकी। फादर ने पवित्रता का प्रतीक छीन कर निष्कासित कर दिया। कह दिया, कहीं गृहस्थी में प्रवेश कर लो, फिर जब गृहस्थी से मुक्त हो जाओ, कोई तृष्णा शेष न रह जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप करके पवित्रता के इस प्रतीक की शरण चले आना। ईश्वर तुम्हें मुक्ति देंगे। संस्कार, शिक्षा और सौंदर्य का त्रिवेणी संगम था मिस एंडरसन में। मिर्तुला की कृष्ण भक्त भाई स्वामी श्री कृष्ण प्रेम के दर्शन और कैलाश यात्रा की लालसा लिए अल्मोड़ा पहुंची थी तो व्यवस्था के सिलसिले में रॉबर्ट साहब से मिली थी। मिस एंडरसन 40 पार कर चुकी थी, मगर चेहरे की आभा और अधिक निखर आई थी। आंखों में एक तेजस्विता थी जो औरों की दृष्टि को एक ही ठौर थिरा देती थी। कमल की खुली हुई पंखुड़ियों तक पहुंचकर थिरा जाने वाली सूरज की किरण की तरह। प्रारंभिक जीवन से ही एकाकी अकेलेपन के अभ्यस्त ग्रीनवुड साहब को लगा कार्यरत जीवन तो नौकरों, चाकरों और मातहतों की जी हजूरी के बीच कट गया, मगर अवकाश के एकाकी दिन सुख से काटने को एक संगति चाहिए। एकाकीपन का पड़ला दिन दिन एक ओर झुकता चला जा रहा है। उसे एक संतुलन चाहिए। प्रभु की माया कुछ ऐसी व्यापी कि जीवन भर के रूखे सूखे ग्रीनवुड साहब 60 बरस की उम्र में बरसों पहले रेल में खोए हुए बालक से मिस एंडरसन की छाती से लग गए। अपनी व्यथा, अपनी वीरानी मिस एंडरसन को सौंपने के बाद ग्रीनवुड साहब एक घनी सांझ को मिस एंडरसन को साथ लिए सिंतोला वन के इस सुरम्य भूमिखंड तक आ पहुँचे थे। विह्वल कंठ से बोले, मिस,
जब हम पैदा हुआ था तभी एकदम अकेला था। हमारा बाप अंग्रेज़, मदर हिंदुस्तानी ब्राह्मण था। परवरिश आंटी सोफिया किया, बहुत अच्छे से किया, मगर हमेशा हम अकेला रहा। अकेला से हमारा मतलब दूसरा लोग कई लोग मोहब्बत किया, मगर हम किसी को मोहब्बत नहीं किया। पढ़ा लिखा, तरक्की किया, साहब बना, सब कुछ किया, मोहब्बत नहीं किया। इधर अल्मोड़ा भी यही सोच के आया, पैदा हुआ तो अकेला था, मरता टाइम भी एकदम अकेला रहना मांगता। मिस, अपना आखिरी वक्त निकालने के वास्ते हमको हिंदुस्तान का पहाड़ी इलाका का अलावा कोई जगह पसंद नहीं आता। बोलो, ये जगह कैसा लगा तुम्हारे दिल को डियर? अच्छा लगता, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भी हिंदुस्तानी बोलने सकता? हमको बहुत खुशी। जिस जगह का ऊपर रहना, उस जगह का मिट्टी का ज़बान बोलने से इंसान अपने को फॉरेनर महसूस नहीं करता। इधर हम घर का माफिक रहेगा मिस, मगर सिर्फ 2 जना रहेगा, सिर्फ 2 जना। ग्रीनवुड साहब का गला भर आया था। सिर्फ 2 जना क्यों डियर? तीसरा जना नहीं हो सकता डियर। अकेला ज़िंदगी काटने के वास्ते हम पहले बहुत गुनाह किया, मगर बच्चा नहीं बनाने के वास्ते हम ऑपरेशन कराया। अब तीसरा जना नहीं होने सकता। बोलो, तुमको कोई एतराज़ होने सकता? याचना के बोझ से ग्रीनवुड साहब की आंखें झुक गई थीं। मिस एंडरसन ने ईसा मसीह के उपदेश पढ़ रखे थे। किसी संतप्त आत्मा को संतोष और सुख पहुंचाना ही प्रभु को पाने का सबसे उत्तम मार्ग है। अब जब जब काफल गाज को कठफोड़ुआ कुटकुटाता है, मिसेस ग्रीनवुड आंधी की तरह बाहर आंगन में चली आती हैं। काफल के गाज पर छाई अमरबेल को एक टक देखते देखते उनकी आंखें भर आती हैं। ग्रीनवुड कॉटेज बन जाने पर बाहर आराम कुर्सी में लेटे लेटे एक बार ग्रीनवुड साहब ने कहा था, डियर, जैसे इस काफल का पेड़ का ऊपर अमरबेल छाया हुआ, ठीक ऐसा ही माफिक हमारा वीरान जिंदगानी का ऊपर तुम। माय गॉड! मिसेस ग्रीनवुड कभी कभी व्यथा से तड़प उठती हैं। हमारा साहब कितना सच्चा, कितना अच्छा, एकदम छोटी बेबी का माफिक प्यारा बात बोलता था। नॉटी बॉय कहीं का। बोलता था, छाती के पास सिर को टिकाने के बाद हिंदुस्तान का अंदर औरत का छाती, मदर के छाती का माफिक पीसफुल होता डियर। मिसेस ग्रीनवुड पश्चाताप से बावली होने को आती हैं जब जब उन्हें ये अनुभूति होती है कि उन्होंने सिर्फ पति को ही नहीं, एक मासूम बच्चे जैसी व्याकुल आत्मा को भी खो दिया है। आज बिस्तर से उठी तभी मन बहुत उद्विग्न हो रहा था। काफल गाज को कठफोड़ुआ कुटकुटाता है तो वश में रहा नहीं जाता। नहीं तो कभी कभी जैसे आज ही मिसेस ग्रीनवुड की इच्छा होती है ग्रीनवुड साहब की स्मृतियों को छाती से लगाए अनंत काल तक सोई पड़ी रहें। मगर एक कठफोड़ुआ काफल गाज को कुटकुटाता है तो दूसरा शोभन कलेजे को कुटकुटाता है। प्रभु ने कहा है, एक बार का पाप अगले कई पापों का मार्ग खोलता है। पहले पाप से बचना ही अंतिम पाप से मुक्त होना है। प्रभु के वचन सत्य होते हैं। प्रभु ने कहा है, तुम्हारी आत्मा के अंदर शैतान और पवित्र देवता दोनों का वास है। रोज़ सुबह की पहली किरण के साथ प्रार्थना करो, पवित्र देवता को जगाओ। वो तुमसे ऐसे काम कराएगा जो तुम्हें प्रभु के पास ले जाएंगे। शैतान को सोई रहने दो, वो नरक ले जाने वाली बदी के काम करवाता है। मगर मजबूरी थी। ग्रीनवुड देर तक मुंह ढांपे सोए रहने के अभ्यस्त थे। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस ग्रीनवुड नौकर शोभन को जगाया करती थी। प्रभु ने कहा है, पाप की चिकनी शिला पर पांव टिकाने वाला फिसलता है तो फिर जल्दी संभल नहीं पाता। मिसेस ग्रीनवुड भी नहीं संभल सकी। सूरज की पहली किरण के साथ रोज शैतान की आत्मा जागती रही, रोज जागती रही। और एक दिन प्रभु के वचन सत्य हुए। माय गॉड! मिसेस ग्रीनवुड तड़प उठती है। हमारा साहब कितना सच्चा बात बोलता था। डियर, इस छोटा बंगला का अंदर 2 जना रहेगा, सिर्फ तुम, सिर्फ हम।
सिर्फ 2 जना। और जब तीसरा आया था, एकदम मासूम बच्चा, सुबह को जगाए हुए शैतान का बच्चा, तो ग्रीनवुड साहब एक अजीब सी खामोशी के साथ प्रभु के लोक को चले गए थे और मिसेस ग्रीनवुड को वो मासूम बच्चा ग्रीनवुड साहब से भी कहीं ज़्यादा बूढ़ा खूसट लगा था। देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे हैं शैलेश मटियानी की कहानी मिसेस ग्रीनवुड। बरसों बीत गए हैं। मिसेस ग्रीनवुड का सदाबहार चेहरा झुर्रियों से भर गया है। ग्रीनवुड कॉटेज में भी सिर्फ 2 ही जन रहते हैं, मिसेस ग्रीनवुड और शोभन। मगर मिसेस ग्रीनवुड हमेशा यही महसूस करते रहना चाहती है कि ग्रीनवुड कॉटेज में सिर्फ 2 ही जन रहते हैं, एक मिसेस ग्रीनवुड और एक ग्रीनवुड साहब की आत्मा। शोभन से उन्होंने कह दिया है, इस बंगला के अंदर सिर्फ 2 ही जना रह सकते हैं। शोभन भी समझदार है। मेम साहब के सिवा उसका भी कोई दूसरा आसरा नहीं। अब इस बुढ़ापे में बेचारा जाए भी कहाँ। बिल्कुल गुलाम की तरह सिर हिलाते हुए कहता है, अब तीसरा कोई कहाँ आएगा मेम साहब। मिसेस ग्रीनवुड संतोष कर लेती हैं। प्रभु के वचन याद रहते हैं, पाप को शरण मत दो मगर पापी को शरण दो, क्योंकि वह भी उसी सर्वशक्तिमान प्रभु का भटका हुआ पुत्र है। बस अब मन को शांति देने के लिए दीवार पर टंगा प्रभु का आदमकद चित्र रह गया है। प्रभु के चरणों में सिर टिकाकर देर तक आंसू बहाती रहती हैं मिसेस ग्रीनवुड, तो उन्हें एक सुखद शांति मिलती है। तो ये मत समझ कि पाप तुमने खुद किया है, प्रभु ने तेरी आत्मा को परखा है। पाप की आग में मत जल, प्रभु से शरण मांग। धूप का तपा फूल वर्षा के शीतल जल से फिर प्रफुल्ल हो जाता है। कटफड़ुआ जैसे निश्चित समय पर कुट कुट करता है। बाहर आई मिसेस ग्रीनवुड, काफल गाछ के ऊपर अमरबेल छाई हुई देखी। हे प्रभु, काफल का गाछ ऊपर हमारा साहब का आत्मा। मिसेस ग्रीनवुड ने भावावेश में एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत के साथ कटफड़ुआ की ओर फेंकने की कोशिश की, मगर पीछे से आगे की ओर लाते हुए हाथ एकदम कांप गया। पत्थर का टुकड़ा उनके ही कान को छीलता जमीन पर गिर पड़ा। शोभन गमलों में पानी दे रहा था, दौड़ा दौड़ा आया। पत्थर के तीखे कोने से कान कुछ फट गया था। गीले कपड़े से कान को पोंछने और टिंचर लगाने के बाद शोभन बोला, मेम साहब आप आराम करो। मिसेस ग्रीनवुड चारपाई पर लेटने लगी तो एकाएक सुधी आई कि आज तो शुक्रवार है, ग्रीनवुड साहब की खुशी का दिन। हर शुक्रवार को मिसेस ग्रीनवुड साहब की पुरानी पोशाकों को ब्रश करती हैं और उनका डिनर सेट बहुत ही कोमलता के साथ साफ करती हैं, एक एक स्मृति को स्पर्श कर रहे होने का एहसास। शोभन कई बार ग्रीनवुड साहब की पुरानी पोशाकों को मांग चुका है। बोलता है, मेम साहब बेकार में कपड़ा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। मिसेस ग्रीनवुड तड़प उठती हैं, ओ शैतान, हम भी तो बेकार में तुम्हारा साथ अपना ज़िंदगी बर्बाद किया, हमको क्या मिलने सका। डिनर सेट में खाने की भी इच्छा प्रकट कर चुका है एक बार, मगर मिसेस ग्रीनवुड ने दुत्कार दिया, शोभन साहब मर गया तो भी हमारा साहब है, तुम जिंदा भी है तो साहब का नौकर है, अपना औकात से जास्ती मांगेगा हम नहीं देने सकता। शोभन पांव दबाने लगा था, शुरू से दबाता आया है। प्रभु ने कहा है, शैतान पांवों के रास्ते सिर तक पहुंचता है। मिसेस ग्रीनवुड उठने लगी। शोभन बस करो बाबा, हमको साहब का कपड़ा ब्रश करना, डिनर सेट भी साफ करेगा, बहुत लेट हो गया हम आज। आपको तकलीफ़ है मेम साहब, आप आराम से लेटिए, साहब का कपड़ा और डिनर सेट सबकी सफाई मैं कर दूंगा। शोभन अपनी उंगलियों से हौले हौले मिसेस ग्रीनवुड के तलवे थपथपाते बोला, अच्छा अच्छा। अनमने मन से झाड़ मिसेस ग्रीनवुड बोली, ये हमारा मुंह का सामने साहब का सामान का सफाई करो, समझा। शोभन कपड़ों को ब्रश से झाड़ रहा था। मिसेस ग्रीनवुड महसूस कर रही थीं बहुत ही लापरवाही के साथ शोभन निपटा रहा है सारा काम। ज्यों त्यों कपड़े निपटे तो डिनर सेट की बारी आई।
बड़ी राइस प्लेट शोभन से गिरी तो कुछ ऐसे ही ढंग से कि लगे असावधानी में गिर गई, मगर मिसेस ग्रीनवुड की आंखों से शोभन के चेहरे पर उभरी रेखाएं छिप नहीं सकी। उधर फर्श पर राइस प्लेट गिरी, टुकड़े टुकड़े बिखर गई। इधर चील की तरह मिसेस ग्रीनवुड शोभन पर टूट पड़ी। अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल से उन्होंने शोभन को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। ओह हिंदुस्तानी कुत्ता, यू इडियट! तुम हमारा सांप से जेलसी करता है? तुम अपना औकात पर रह नहीं सकता। निकल जाओ हमारा बंगला के अंदर से। निकल जाओ बोलता हम तुमसे, यू डॉग! गेट आउट एट वंस! निकलो, नहीं तो हम तुमको शूट करने देगा। बेहद विकृति और अपमान से जलती आंखों से घूरता घूरता शोभन बाहर चला गया। घृणा, अपमान और क्रोध से उसे अपनी नस नस फटती सी लग रही थी। इधर उधर से अपना कपड़ा लत्ता बटोरने के बाद वो मिसेस ग्रीनवुड के कमरे तक आया और जोर से फर्श पर थूकता हुआ अपार घृणा और क्रोध के साथ चिल्लाया, गोरी चुड़ैल, आज से तेरे बंगले के अंदर थूकने को भी नहीं आएगा। बड़ी देर तक मिसेस ग्रीनवुड अपनी अंगार जैसी जलती आंखों से घृणा, ईर्ष्या और क्रोध से पिटे हुए आवारा कुत्ते की तरह बिलबुलाते उस अधबूढ़े खानसामे को जाती देखती रही। फिर पागल की तरह चिल्ला उठी, जाने दो साला हिंदुस्तानी कुत्ता को। अभी इस बंगला के अंदर हम सिर्फ 2 जना रहेगा, सिर्फ 2 जना, एक हम, एक हमारा साहब। और उनके अट्टहास से फिर एक बार सारा बंगला कांप उठा। विक्षिप्तता कुछ कम हुई तो मिसेस ग्रीनवुड ने डबडबाई आंखों से खोजते खोजते राइस प्लेट के सारे टुकड़े बीन डाले। उन टुकड़ों को चारपाई पर रखने के बाद मिसेस ग्रीनवुड ने डिनर सेट के एक एक पीस को बड़े जतन के साथ तौलिए से पोंछा। एक असह्य व्यथा और आक्रोश के कारण मिसेस ग्रीनवुड की सारी देह थर थर काँप रही थी। प्रयत्न करने पर भी वे अपने को संयत नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने डिनर सेट को अलमारी तक पहुंचाया। कुंडी खोलकर अंदर संभालना ही चाहती थी कि अचानक प्रभु ईसा मसीह का आदम का चित्र नीचे गिर पड़ा और डिनर सेट का एक एक पीस टूटकर बिखर गया। हतप्रभ से मिसेस ग्रीनवुड देर तक एक ही जगह थर थर कांपती खड़ी रह गई। फिर एकाएक तेजी से आगे बढ़ी और उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के चित्र को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। फिर प्रभु के पांवों पर सिर रखकर बिल्कुल नादान बच्ची की तरह बिलखने लगी। ओह माय गॉड, अभी हम क्या करने सकता? इंसान हमको तकलीफ़ दिया, हम उसको घर से बाहर निकाल दिया, पर तुम खुदा होकर उससे भी बड़ी तकलीफ़ दिया। तुमको कैसे घर से बाहर निकालने सकेगा? आप सुन रहे थे शैलेश मठियानी की कहानी मिसेस ग्रीनवुड।